नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद बिन सलमान इस समय भारत की राजकीय यात्रा पर है। यात्रा से पहले सऊदी अरब के युवराज का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। चलिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर में क्राउन प्रिंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी और युवराज के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। तीसरी तस्वीर और आखिरी तस्वीर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद MOU साइन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रिंस की तस्वीर है। हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने G20 के सफल आयोजन पर कहा है कि भारत में G20 का सफल आयोजन देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं, दुनिया के एक हिस्से में तनाव है, अर्थव्यवस्था में तनाव है, ऐसे समय में G20 देशों को एक साथ एक मंच पर लाकर सहमति बनाना पीएम मोदी और उनकी टीम की वजह से संभव हो पाया है। भारत में G20 का सफल आयोजन देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय है जब दुनिया भर में बहुत सारी चुनौतियां हैं। दुनिया के एक हिस्से में तनाव है तो कहीं अर्थव्यवस्थाओं में तनाव आकर खड़ा हुआ। उस समय एक मंच पर 20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना, ये संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। मैं आप सबकी ओर से, देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है, नेतृत्व में हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है।
राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। नागौर से पूर्व सांसद, दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्जा की पोती ज्योति विरघा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी का दामन उन्होंने थामा। उनके साथ सवाई सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। भारी सुरक्षा के बीच आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को राजमुंद्री सेंट्रल जेल ले जाया गया है। उन्हें आज भ्रष्टाचार के मामले में 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू को रविवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया था। इससे पहले उनके यहां कुचिनपल्ली स्थित सीआईटी की विशेष जांच दल के कार्यालय में लगभग 10 घंटे सीआईडी के द्वारा पूछताछ की गई थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि जब वोट इकट्ठा करने का समय आता है तो कांग्रेस के लोग भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं। जब कर्नाटक चुनाव समाप्त हुआ तो वे भारत बन गए, ये कहते हुए कि अब हम भारत हैं। अभी आप देखिए, ये कांग्रेस लोग जब वोट बटोरने का टाइम होता है तब करवा लेता है भारत जोड़ो यात्रा, और जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? भानाती जी ने तो बताया फुल स्टॉप का कहानी, लेकिन फिर बताया कि नहीं हम लोग इंडिया इंडिया। हम बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। अभी कैसे गांधी बना? मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। अब कौन सा फॉर्मूला में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूला में गांधी होता है आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे ये है, ये तो इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया, और इसी जैसा हमारा देश को हड़प के वो इंडिया बनना चाहते हैं। तो हमने बोला, फिर बोले हमको डर गया इंडिया नाम लेके। मैं बोला काल को अगर डकाइत अपना नाम गांधी ले लेगा, क्या वो डकाइत क्या साधु बन जाएगा क्या? आप लोग भारत का नाम इंडिया नाम का लेके आप लोग बहुत बड़ा गुनाह किया। इसलिए आप लोग कभी इंडिया को आपने इंडिया का गौरव बढ़ाने का काम नहीं किया। आपने इंडिया का नाम में परिवारवाद बढ़ाने का काम किया। आपने इंडिया का नाम में देश को तोड़ने का काम किया। तो आपको इंडिया नाम लेने का भी अधिकार नहीं है, और भारत का नाम तो दूर दूर से भी मत लेना। ये तो सबसे बड़ा बात है। ना आपको इंडिया बोलने का अधिकार है, ना आपको भारत बोलने का अधिकार है। और मेरा तो विनम्र निवेदन है, राहुल जी आप कम से कम गांधी नाम छोड़ दीजिए, इसलिए वो भी तो डुप्लीकेट टाइटल है, वो भी तो ओरिजिनल टाइटल नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों को अचानक भारत से प्रेम कैसे? ये भारत, इंडिया और भारतीय संविधान के दुश्मन है, और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भी दुश्मन है। इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध है। देश की जनता से मेरी मांग है कि बीजेपी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन है, इंडिया के भी दुश्मन है, भारतीय संविधान के भी दुश्मन है, और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन है। इसीलिए इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध है। जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। मैंने पहले भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है।
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने देश यूनाइटेड किंगडम से प्रेम करते थे, यहां से पैसा ले जाते थे, अपने देश के बैंक में डालते थे। लेकिन मोदी आरएसएस एंड कंपनी देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है, देश की जनता को कंगाल बना रही है। तो ये तो देश के भी दुश्मन है और देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी खुल करके बोल दिए तो छिपा क्या रह गया? अब तो आप ओपन कार्ड हो गया, अब तो मामला खुल्लम खुल्ला हो गया। और मोहन भागवत जी के बोलने के बाद भाजपा के तमाम नेता बोल गए, तो अब तो खुली किताब हो गई कि हिंदू राष्ट्र की मांग कहां से उठ रही है। मिर्जापुर के लोहिया तालाब के पास जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि एक व्यक्ति ने मोटी रकम देकर जमीन खरीदी, पर व्यक्ति को जमीन पर कब्जा नहीं मिला। तो वहीं 30 सालों से जमीन पर मुकदमा भी चल रहा था, जिससे विपक्ष हार चुका है, फिर भी कब्जा नहीं दे रहा है। हालांकि अधिकारी के आदेश के बाद व्यक्ति अपने मजदूर के साथ जमीन पर कब्जा लेने के लिए पहुंचा, लेकिन विपक्ष पार्टी पूरे परिवार के साथ लाठी डंडा लेकर मजदूर के साथ मारपीट करने चली आई। तो वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की शुरुआत की है। मुकदमा चल रहा है, लिया रजिस्ट्री करके आप भी बताइए सर जी। रुको पहले चंडीगढ़ में एएसआई ऋषि की हत्या कर दी गई है। तो वहीं इस मामले पर आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर एएसआई ऋषि के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाए, साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। बता दें कि सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, हमारे रक्षकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उसी दौरान सुशील गुप्ता ने यह भी कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यूपी के महाराजगंज के एक मोहल्ले में किशोरी से छेड़छाड़ मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मामले का विरोध करने पर भाई की पिटाई और सदमे में पिता की खुदकुशी कर लेने के मामले में आरोपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी में लापरवाही को लेकर पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। साथ ही एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक समेत 13 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। आरोपी बीजेपी नेता की धरपकड़ के लिए पुलिस आरोपी के करीबियों के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके के कोतवा नदी में युवती ने छलांग लगाई है, जिसके बाद मौजूद मछुआरों ने नदी की जलधारा से युवती की जान बचाई है। तो वहीं युवती के कूदने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना इलाके में संदिग्ध अवस्था में एक युवक की मौत हो गई है। बता दें कि खाली पड़े घर में युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुट गई है। अमरोहा के थाना कस्बा उझारी चौकी के इंचार्ज और सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि अवैध कब्जा कराने के मामले में चौकी इंचार्ज समेत 6 को सस्पेंड किया गया है। जानकारी ये भी है कि आरोपी पक्ष से मिली भगत के आरोप में एसपी ने कार्रवाई की है, जिसमें पीड़ित परिवार ने शिकायती पत्र और एसपी को मकान पर अवैध कब्जा कराने की सीसीटीवी फुटेज सौंपी थी। तो वहीं एसपी अनुपम सिंह ने मामले की जांच सीओ को सौंप दी है। हमीरपुर के मजगावा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में युवक ने गांव के गहरे कुएं में छलांग लगा दी है। बता दें कि पारिवारिक कलह के चलते शराबी युवक ने यह छलांग लगाई है, जिसके बाद शराबी युवक को बचाने के लिए दोस्त भी रस्से के सहारे कुएं में गया। हालांकि ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की टीम ने 8 घंटे की कोशिश के बाद उसे रेस्क्यू कर लिया है। तो वहीं शराबी युवक की मौत बताई जा रही है। युवक की दोस्त की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है।
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर शक की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में विजय मोहल्ला में साजिद नाम के पति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति ने अवैध संबंधों के शक के चलते पत्नी निशा को दोनों बेटियों के सामने मौत के घाट उतार दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। हम इस समय मौजूद हैं घटना स्थल पर। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि यही वो मकान है जहां पर साजिद रहता था। देर रात आपस में दोनों पति पत्नियों में लड़ाई हो गई, जिसके कारण लड़ाई जब ज़्यादा बढ़ गई तो साजिद ने चाकू लेकर अपनी ही पत्नी को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद की बेटी क्या हुआ था? शुरू से हुआ था। पहले ना नीचे वालों की लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई होने के बाद वो दोनों चले, तो बस वो रास्ते में आ रहे थे पापा, तो पापा के साथ पापा को आलिया पे मिल गई, वो नाम था ना उनका, तो आलिया पे मिल गई। आलिया पे ने क्या, भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कहने लगी, मेरे घर को पीछे छुटवा दो। वैसे पापा के साथ आलिया के साथ पापा का चक्कर चल रहा था, जिसके तो पापा ने ऊपर गए, फिर पापा ऊपर गए, फिर पापा हमसे कहने लगे कि देख आलिया चली गई बच्चों। फिर अम्मी कहने लगी इस बच्चों से क्या कह रहे हो, मुझसे क्यों ना, कौन ना मुझसे को। फिर ऐसे झगड़े चलने लगे कि तूने मेरे उसको ऐसे ऐसे डार्लिंग को ऐसे ऐसे करने लगे। फिर पापा को गुस्सा आया, पहले पापा ने जाल लगाया, फिर ऐसी चालू करी, फिर डीजे बजाने लगे, डीजे बहुत तेज की आवाज़ से, जिसकी वजह से आवाज़ ना आए। फिर पापा भागते हुए गए, जूते के अंदर से चाकू निकाला, फिर चाकू निकाल के पापा के पहले यहाँ पे मारा, फिर यहाँ मारा, फिर यहाँ मम्मी के, फिर यहाँ पे मारा, फिर जिसकी वजह से अम्मी यहाँ से लेकर यहाँ तक खून वरक तो गिर गई। वो बीच बचाव में आपके भी चोट लगी है? हाँ, ये मैंने बस गर्दन पे बचाने के लिए ऐसा करा था, बस मेरे यहाँ पे लग गई थी, जिसकी वजह से मैं चिल्लाने लगी। और मैं यहाँ पे खिड़की पे आ गई, ऊपर वाली यहाँ वाली जो किचन की खिड़की है, मैं इस पे आ गई और कूदने लगी। बस सामने वाली आंटी थी पड़ोस, तो उन्होंने हमें बचा लिया। देखिए, कहीं ना कहीं कि ये दुखद घटना है और लगातार जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर लगातार वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, इसी को लेकर एक माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। माताजी, क्या हुआ था बताइए? ये हुआ है, दिन मारता रहता। आपकी बेटी थी वो? जी, मेरी बेटी है। अब तो उसे बिल्कुल ही मौत के घाट उतार दिया। मेरी बेटी इज्जत की खातिर यही सहती रहती है कि चलो, इज्जतदार बेटियां जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो घर में ही पड़ मरती हैं। मैं बत कहती थी बेटा दिया ऐसा है, खाते कुछ नहीं कमाता, कुछ भी नहीं, गट्टू खुद खाता बैठ के। मेरी बच्ची पार्लर का काम करती थी, अर्बन कंपनी में जॉब थी उसकी वहाँ पार्लर के भी बनाते, वहाँ जाती है, उसमें जो भी कुछ मिलता है उसे उसमें अपनी बच्चियों का अपना गुजारा कर रही। सांड बड़ा खाता रहे भैया। क्या नाम था बेटे का? साजिद। बेटी का नाम क्या? बेटी का निशा। वो तो खाता रहे मैं, उस पर भी उसे मेरी बच्ची को चैन न लगने देता। मेरी बच्ची इतने वो करती, मैं कहती बेटा ये ऐसा है, इसे छोड़। मैंने कहा इसे छोड़े हैं मम्मी, सुधर जाएगा, मम्मी छोड़ो सुधर जाएगा। मेरी बच्ची इसी हालत में दे गई। और मम्मी, मेरी बच्ची यूँ भी कह रही है मम्मी मैं अगर कभी मैं अकेली हुई तो ये मुझे मार ही देगा, मुझे मार देगा जान से। मेरे बच्चों को तुम रखना, फिर मेरे किसी को मत देना। मेरे बच्चों में बोली ऐसे कैसे कह देगा, क्योंकि मेरे जेठ के लड़के को भी आई थी ये। मैंने कहा आप सी है कोई बाहर का थोड़ी है, ऐसा कैसे मार देगा। मैंने कहा तेरा बाप तो उससे भी ज़्यादा जल्लाद है। मैंने कहा छोड़ेगा ना अगर तेरे साथ कुछ भी कांड हो गया। बच्ची से कह रही, जब वो मार रहा था तो यूँ कह रही थी कि तुम मार रहे हो मार लो, मगर मेरा बाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं बिल्कुल। अब मुझे इंसाफ चाहिए बिल्कुल। मेरी बच्ची सीधी सादी गई है, मेरी ऐसी भोली बच्ची गई है, मैं कहीं ढूंढ के लाऊंगा। देखिए, हमारे साथ मौजूद थी निशा की माता जी, जिनका कहना था कि साजिद कोई काम नहीं करता था, जिसको लेकर घर के अंदर आए दिन झगड़े होते रहते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। दिल्ली से शान मोहम्मद, इंडिया वॉइस। क्या जानकारी? जी, मैं तो 2 बजे आया था यहाँ पर, तो चला गई थी, वहाँ फ़ोन किया था क्या नाम है ऐसे तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा, हमारे दामाद ने मार दिया। और यहाँ करके देखा तो मैंने क्या नाम उनको अस्पताल में पड़ी हुई मरी हुई।
ये शादी को कितने दिन हो गए समीर? 13 साल हो गए। कुछ भी नहीं करता था। ये पहले गाड़ी चला हुआ, गाड़ी चलाने के बाद में फिर एक के वहाँ नौकरी करता था, वहाँ से छोड़ दिया उसने करोल बाग में। उसके बाद में क्या नाम है, जो ऐसे ही उल्टा सीधा फिरता रह गया। क्या नाम है, हाँ, एक बेटी जो बीच बचाव कर रही थी, इसकी उंगलियां कट गई, 60 टाँक आए इसके। मैं खोड़िया रहता हूँ, मेरी यहाँ मैंने यहीं घर बना लिया था, उसके बाद में खोड़िया चला गया था। देखिए, पुलिस स्टेशन जाफराबाद का मामला है। सवेरे 1:06 पे कॉल आई थी, उससे करीब 10 मिनट पहले का इंसिडेंट है। कॉल ये आई थी कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 2nd फ्लोर के मकान में और चाकू मार दिया है। तो तुरंत जब वहाँ मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे खून से लथपथ एक महिला मिली, जिनकी शिनाख्त निशा के रूप में हुई है। निशा उम्र 32 साल। और अभी जो तफ्तीश में सामने आया है, ये छोटा परिवार है। साजिद हस्बैंड है, वाइफ है, करीब 12 साल हो गए शादी को। 2 बच्चियाँ हैं इनकी, एक 11 साल की बच्ची है और एक 7 साल की बच्ची है। और कुछ दिनों से थोड़ा झगड़ा इनका चल रहा था। पहले ये शायद मोबाइल रिपेयर का काम करते थे, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से इनका काम थोड़ा मंदा चल रहा है, तो घर में थोड़ा झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में रहता था। थोड़ा बहुत अभी जो पता लगा है कि हस्बैंड शायद शक भी करता था वाइफ के ऊपर। तो रात में झगड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसने चाकू से वार किए और लेडी के गले में इंजरी है और उसके बाएं हाथ में इंजरी है। और उसके तुरंत बाद टीम ने फिर साजिद को पकड़ भी लिया था। तो साजिद से भी पूछताछ चल रही है सारे, और बाकी इसमें तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं। अरेस्ट डाल लिया, FIR दर्ज कर लिया मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी इसमें लगाया सेक्शन, क्योंकि जो बच्ची है 11 साल की, जब उसने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसके भी चोट लग गई थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।